दोस्तों शिवान सीसीडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है और कॉन्स्टिट्यूशन में हम संविधान सभा को पूरी तरीके से पूरी डिटेल से यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब आज से हम संविधान के भागों की शुरुआत करने वाले हैं और आज से हम भाग नंबर 1 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम मैं ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पे लिख चुका हूँ। आप सभी जानते होंगे संविधान का भाग नंबर 1 नाम हो जाएगा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। और वहीं भाग नंबर 1 में जो आर्टिकल यहाँ पर शामिल किए जाएंगे वो आर्टिकल 1 से लगाकर कहां तक चर्चा करने वाले हैं, हम 4 तक यहाँ पर चर्चा करने वाले। उसके पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखिए, जब संविधान निर्माण किया जा रहा था, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो मूल रूप से संविधान में कितने भाग थे? 22। वहीं वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपका 25 हो जाएगी। वहीं अनुच्छेदों की अगर बात करें तो 395 अनुच्छेद थे, जो की संख्या बढ़कर लगभग कितनी हो जाएगी? आपका 465 प्लस हो जाएगी। और वहीं अनुसूचियां जो हुआ करती थी वो 8 थी, जिनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? आपका 12 अनुसूचियां यहाँ पर वर्तमान में है। तो ये शायद मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, लेकिन इन चीज को मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं कि मूल रूप से जो भाग हुआ करते थे संविधान में वो कितने भाग हुआ करते थे? आपके 22। लेकिन अब वर्तमान जो भागों की संख्या है वो कहां पहुंच चुकी है? आपका 25 यहाँ पर पहुंच चुकी है। चलिए अब बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। अब इसके अंदर हमको चारों प्रकार के आर्टिकल यहाँ पर पढ़ने हैं कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, 2 में क्या कहा गया, 3 में क्या कहा गया, 4 में क्या गया। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको चीजें बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल संख्या 1 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 1 में आखिर क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आर्टिकल 1 में हमको नाम दिया गया है। अनुच्छेद 1 में हमें 2 नामों से यहां पर जाना जाता है। हमको एक तो नाम दिया गया है भारत, और हमें दूसरा जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है इंडिया। जी हाँ, हमारे संविधान में हमें ऑफिशियली 2 नामों से यहां पर जाना जाता है। एक तो आर्टिकल 1 में हमको भारत दैट इज इंडिया कहा गया, और जब यही संविधान जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंडिया दैट इज भारत यहां पर कहा जाता है। तो आर्टिकल 1 में हमको 2 नामों से जाना जाता है। अब इन दोनों नामों के पीछे अलग अलग कहानी है। इंडिया नाम जो है वो ऐसा कहा जाता है कि इंडस नदी से यहां पर दिया गया है। जी हाँ, जो इंडस नदी है वो सिंधु नदी का ही इंग्लिश नाम हो जाएगा आपका, और इंडस के किनारे रहने वाले लोगों को क्या नाम दिया गया? आपका इंडिया दिया गया। और वहीं भरत नाम के पीछे भी कई सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि शकुंतला का जो पुत्र था उसका नाम भरत था, तो उसके नाम पे भी नाम भरत देखने को मिलता है। वहीं ऋषभ देव के पुत्र का नाम भी भरत हुआ करता था, तो वहां से हमको एक नाम भरत देखने को मिलता है। एक प्राचीन काल में भरत कबीला हुआ करता था। जी हाँ, तो उस कबीले के नाम से भी भारत का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही राजा दशरथ के 4 बेटे हुआ करते थे, इसमें से बेटे का नाम भरत था, तो वहां से भी ये कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ पर आता है। तो भरत नाम से बहुत सारे अलग अलग हमको कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 1 में हमको 2 नाम, भारत दैट इज इंडिया और इंडिया दैट इज भारत नाम से हमको यहाँ पर क्या किया गया? जाना गया। उसी आर्टिकल 1 में हमको कहा गया है कि जो भारत है, भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। जी हाँ, भारत राज्यों का संघ होगा। अब ये संघ का मतलब क्या होता है? भारत के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे कहा गया है यूनियन। जी हाँ, अब भारत राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संघ होता है, यूनियन अगर होता है, तो एक बार उसमें जो भी राज्य आपस में आकर शामिल हो जाते हैं तो वो राज्य कभी भी आगे चलकर भारत से अलग होने की मांग यहां पर नहीं कर सकते। अर्थात जितने भारत कितने राज्यों से मिलकर बना है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हो जाएंगे? 28 राज्य हो जाएंगे। तो ये 28 राज्य कभी भी भारत से काय की मांग नहीं कर सकते? अलग होने की मांग नहीं कर सकते। और इसी चीज को किसके रूप में डिफाइन किया गया है कि जो भारत है वो राज्यों का क्या कहा गया है? संघ। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब अलग अलग देशों में, दुनिया में अलग अलग देश अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक होता है आपका परिसंघ। जी हाँ, एक प्रकार के देश होते हैं जिसे परिसंघ यहां पर कहा जाता है। अभी जो परिसंघ होता है, एक तो होता है आपका परिसंघ, एक होता है फेडरेशन, और जो तीसरा होता है इसे कहा जाता है यूनियन। तो दुनिया में 3 प्रकार के अलग अलग देश होते हैं। अब ध्यान समझिएगा, परिसंघ का मतलब ये होता है कि कुछ छोटे छोटे राज्य मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? देश का यहाँ पर एक निर्माण करते हैं। कुछ छोटे छोटे राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं, और राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको सौंप देते हैं? केंद्र को सौंप देते हैं, और एक राज्य का निर्माण होता है, एक देश का निर्माण यहाँ पर होता है। लेकिन इस परिसंघ में से कभी भी कोई सा भी राज्य बहुत ही आसानी से क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। अगर कोई ऐसा ग्रुप बनता है तो ऐसे ग्रुप को हम किसके नाम से जानते हैं? परिसंघ के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगला कन्फेडरेशन जिसको बोलेंगे अपन। अगला आएगा आपका फेडरेशन भी ऐसे ही होता है। अलग अलग राज्य मिलकर किस चीज का निर्माण करेंगे? देश का निर्माण करेंगे, और अपनी शक्तियों को
अपनी जितनी भी शक्तियां होती हैं वो शक्तियों को किसको प्रदान कर देंगे, सेंट्रल को प्रदान करेंगे और सेंट्रल अपने एक राज्य का निर्माण करेगा। लेकिन यहां पर भी समस्या यही है कि फेडरेशन में भी कोई सा भी राज्य भारत से या उस देश से कोई सा भी राज्य उस देश से क्या हो पाएगा, अलग यहां पर हो पाएगा। हालांकि उसका निकलना परिसंघ की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा, लेकिन वहां चॉइस होती है कि आप उसको देश को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार के देश को हमने क्या कहा है, फेडरेशन यहां पर कहा है। लेकिन तीसरा जो शब्द आता है यूनियन, यूनियन में अगर आप एक बार यूनियन में शामिल हो जाते हैं तो आपके पास कभी भी यूनियन को छोड़कर जाने का ऑप्शन नहीं होता। आप यूनियन से कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब भारत जितना है उतना तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। भारत कल भी था, भारत आज भी है, भारत अगला भी रहेगा। लेकिन राज्य कल नहीं थे, आज है, हो सकता है राज्य टूट जाए। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी है। जी हां, भारत विनाशी राज्यों का मतलब होता है कि राज्यों का विनाश तो हो सकता है, लेकिन काय का विनाश नहीं होगा, कभी भी संघ का विनाश नहीं होगा, संघ हमेशा रहेगा। यही बात बताई गई है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या होता है, आपका संघ। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। अब दिक्कत यह है कि फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहा जाता है और यूनियन को भी हिंदी में क्या कहा गया, संघ कहा गया। इसलिए हमको स्पेशल यहां बताना पड़ता है कि हम कौन से वाले संघ हैं, यूनियन वाले संघ के यहां पर बात की जाती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। तो दुनिया में कुल 3 प्रकार के देश होते हैं, एक परिसंघ होता है, एक फेडरेशन होता है और यूनियन होता है। तो भारत किस प्रकार का देश है, भारत यूनियन है। कहेगा यूनियन है, हम राज्यों के यूनियन है। इसका मतलब हम कभी भी अलग नहीं, कोई सा भी राज्य 28 राज्यों में से कोई भी राज्य भारत से अलग होने की यहां पर मांग नहीं कर सकता। यही चर्चा हमने कौन से आर्टिकल में की है, आर्टिकल 1 में यहां पर इन बातों की चर्चा की गई है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल संख्या 2 के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद संख्या 2 पर बात करते हैं। अब अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि एक ऐसा क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में यह बात कही गई है कि एक ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, वह क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, उसे भारत अपने क्षेत्र में मिला सकता है, अपने क्षेत्र में मिला सकता है। जी हां, मान लीजिए कोई सा भी ऐसा क्षेत्र, जैसे अगर मैं मैप की बात करूं तो इंडिया का जो नक्शा हो जाएगा वो वर्तमान मैप, ये मान लीजिए आप, ये अब इंडिया इतना तो है हमेशा। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टेट है, कोई भी राज्य ऐसा है जो फिलहाल तो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत में शामिल नहीं है, लेकिन वो आगे रहकर अगर भारत में मिलना चाहता है, अपनी संप्रभुता आगे रहकर अगर वो आपको सौंपना चाहता है, तो हम ऐसे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल संख्या 2 का यहां पर प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए यहां पे श्रीलंका है, ठीक है। अभी श्रीलंका से कोई भी सी गड़बड़ हो जाए कि श्रीलंका अपने आप को भारत को सौंप दे, चाहता है कि हम भारत के साथ में रहना चाहते हैं, हम अलग अपने आप में देश नहीं चला पा रहे हैं, तो हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो हम श्रीलंका को भारत में 29 राज्य के रूप में शामिल कर सकते हैं। मैं केवल एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं, कोई भी इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, मतलब की ठीक है। तो अब श्रीलंका को भारत में मिलाना पड़ेगा, तो श्रीलंका को भारत में मिलाने के लिए हम जिस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वही आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 2। आर्टिकल के बाद फिर ध्यान से पढ़िए, वह क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत में अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, भाग साहब क्या इसका आर्टिकल का प्रयोग कभी हुआ है? जी हां, एक बार हम इस आर्टिकल का प्रयोग यहां पर कर चुके हैं। जी हां, सिक्किम अपने आप में एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। जी हां, सिक्किम के ऊपर चोगयाल वंश का यहां पर शासन था। जी हां, सिक्किम पर चोगयाल वंश का जो हुआ करता था वो क्या था, आपका शासन हुआ करता था। अब चोगयाल वंश का शासन हुआ, 300 सालों तक यहां पर क्या था, आपका शासन था। लेकिन सिक्किम एक बात से बहुत ज्यादा घबरा गया, एक बात से बहुत ज्यादा क्या कर गया, घबरा गया। किस बात से घबरा गया? सन था 1959, सन था 1959 में चीन ने अपने पड़ोसी देश जिसका नाम हुआ करता था तिब्बत, इस पूरे के पूरे तिब्बत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। चाइना ने अपनी पूरी आर्मी भेज दी। जी हाँ, चाइना का कहना है कि तिब्बत प्राचीन भारत में, प्राचीन क्षेत्र में हमारा हिस्सा हुआ करता था। पाम फिंगर यहाँ पर काम करता है, जिसमें पाम होता है तिब्बत, और अलग अलग यहाँ पर क्या है, चाइना की हथेलियां हैं, उंगलियां हैं। उसमें तिब्बत के, चाइना के कहना कि तिब्बत पहले भूतकाल में हमारा हिस्सा हुआ करता था, इसलिए हम इसको वापस से जीत रहे हैं। तो तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब इतना बड़ा देश पर चाइना ने कब्जा कर लिया, इसलिए सिक्किम जैसा सोचा घबरा गया। अब सिक्किम दौड़ा दौड़ा आता है किसके पास, भारत के पास आया, और सिक्किम ने भारत से कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं। सिक्किम आगे रहकर अपनी संप्रभुता भारत को क्या करना चाहता था, सौंपना चाहता था। लेकिन सिक्किम को इस बात का भी डर था कि जैसे चाइना ने उनके लोगों के साथ किया है, चाइना ने क्या किया था, तिब्बत में जितने भी लोगों पर कब्जा किया था उन सभी को एक कोने फेंक दिया गया।
किसी व्यक्ति को इस कोने में, किसी को उस कोने में, किसी को इस कोने में, किसी को इस कोने में, यहाँ पर क्या कर दिया गया, पुर देके फेंक दिया गया। अब सिक्किम को डर था कि अगर हम भारत में शामिल हो तो जाएंगे, लेकिन भारत भी तो ऐसा देश नहीं है, तो भारत, सिक्किम आता है भारत के पास और कहता है कि हम आप में मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या आप तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे। तो हमने सिक्किम को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि काम कीजिए, अगर आपको ये बात नहीं जमती है तो आप 1 साल हमारे साथ रहकर देख लीजिए। तो हमने सिक्किम को एक मौका दिया, तो हमने सिक्किम को भारत में 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में, 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत हमने सिक्किम को आधे राज्य का दर्जा देकर देखा, आधे राज्य का दर्जा दिया और हमने सिक्किम को यह कहा कि आप 1 साल हमारे साथ में रहकर देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है, आपको अच्छा लगता है तो आप हमेशा हमारे साथ रहना, वरना छोड़ के चले जाना। सिक्किम बोला तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है तो हमका। तो हमने 1 साल सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाकर देखा। सिक्किम जब 1 साल रहा तो हमने सिक्किम से पूछा, हाँ भैया सिक्किम अब आपको कैसा लग रहा है, क्या भारत में मिलना चाहेंगे हमेशा के लिए? सिक्किम बोला, यार भारत तो बहुत देवता देश है, बहुत अच्छा देश है भारत, हम पूर्णतः आप में विलय करना चाहते हैं, हम चाइना से बहुत डरते हैं, चाइना हमको फिर कब्जा कर लेगा। इसलिए हमने अगला संशोधन यहां पर किया जिसका नाम हुआ करता था 36वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 36वें संविधान संशोधन 16 मई और सन है 1975। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को हमने कौन से राज्य का दर्जा दे दिया? पूर्ण राज्य का यहां पर क्या दे दिया? दर्जा। और सिक्किम को हमने कौन सा नंबर का राज्य बनाया? 22वें राज्य का यहां पर दर्जा दिया और 22वां राज्य हमारा बन गया। तो हमने जब सिक्किम को भारत में मिलाया था तो सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए हमने जिस आर्टिकल का प्रयोग किया था वो आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 2 था। परिभाषा फिर पढ़िए, आप समझ चीजों का नहीं कर पाएंगे। वह क्षेत्र जो भारत का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो आगे रहकर अपनी संप्रभुता सौंप रहा था, हमने उसको मिला लिया भारत में। तो हमने सिक्किम को भारत में मिलाया किसका आर्टिकल का प्रयोग करके? आर्टिकल 2 का। यहाँ पर कौन से वंश का शासन हुआ करता था? चोगयाल वंश का शासन था 300 सालों से। अब वो अपनी संप्रभुता आगे रहकर भारत को सौंप दिया, तो हमने 35वां संशोधन किया और आधे राज्य का दर्जा दिया। वहीं 36वां संविधान संशोधन करके हमने सिक्किम को कौन से राज्य का दर्जा दे दिया? पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दे दिया। तो आर्टिकल 1 में हमने चर्चा करी है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है, और हमको 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है, भारत दैट इज इंडिया और इंडिया देश भारत। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के नामों की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल नंबर 1 में भारत के अलग अलग राज्यों की यहाँ पर क्या की गई है? चर्चा की गई है, जिसमें भारत और इंडिया शब्द यहाँ पर लिखा गया है। वहां पर दुनिया में अलग अलग प्रकार देश होते हैं, कुछ परिसंघ होते हैं, कुछ फेडरेशन होते हैं, कुछ यूनियन होते हैं, लेकिन भारत जो है वो राज्यों का क्या है? संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल नंबर 2 में हमने किसी भी क्षेत्र को भारत में मिलाने की यहाँ पर बात करी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 3 की तरफ चर्चा करते हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही होगी। जहां जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है वो कमेंट सेक्शन आपका खाली पड़ा है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी बात लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कोई भी बात लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, वैसे मैं हाथों हाथ रिप्लाई कर देता हूं, जितने भी लोग मुझे कमेंट करेंगे मैं हाथों हाथ उसका रिप्लाई कर देता हूं वैसे, लेकिन फिर भी अगर मैं लेट हुआ तो फिर भी मैं किसी भी तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख के भेजूंगा। इसलिए आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट आता है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में वो डाउट को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 के बारे में, अनुच्छेद संख्या 3 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 3 में किसकी बात की गई है? नए राज्य गठन की बात की गई। जी हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार नए राज्यों का, जी हाँ, केंद्र सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है। लेकिन ये नए राज्यों का गठन करने से पहले हमको केंद्र सरकार को राष्ट्रपति की, जी हाँ, केंद्र सरकार को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना यहां पर आवश्यक होती है। पूर्व अनुमति लेना, पूर्व मतलब होता है पहले पूछना पड़ेगा, पूर्व अनुमति लेना क्या होगा आपका? आवश्यक यहां पर होता है। कोई भी नया राज्य बनने से पहले हमको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। 2 विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। धन विधेयक, जी हाँ, इसकी चर्चा करेंगे आर्टिकल 108, 109, 110 में। वहां भी राष्ट्रपति को पहले बताना जरूरी होता है, और यहाँ पर भी जब नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा तब भी राष्ट्रपति को पहले बताना यहाँ पर क्या होता है? अनिवार्य यहाँ पर होता है। अब ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार किसी भी राज्य से तोड़कर, केंद्र सरकार जो है किसी भी राज्य को तोड़कर एक राज्य से 2 राज्य का निर्माण कर सकती है। देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि 1 नवंबर सन 2000 के पहले छत्तीसगढ़ नाम का कोई राज्य नहीं था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर दिया गया छत्तीसगढ़, और हमारे पास में देखिए कौन सा क्षेत्र आपका? मध्य प्रदेश। तो सरकार इसी प्रकार से एक राज्य से तोड़कर क्या कर सकती है? 2 राज्यों का यहाँ पर निर्माण कर सकती है। अच्छा, सरकार और क्या क्या कर सकती है? सरकार जैसे कि एक राज्य से तोड़कर 2 राज्य तो बना ही सकती है। कभी कभी सरकार 2 राज्यों को मिलाकर, जी हाँ, सरकार 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का भी निर्माण यहाँ पर कर सकती है। इतना भी सरकार को क्या होता है? अधिकार होता है। साथ ही सरकार राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, नामों में
क्या कर सकती है, परिवर्तन यहाँ पर कर सकती है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है, वहीं ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया है। तो ये सारे काम कौन से आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, आर्टिकल 3 के तहत ही किए जाते हैं। सरकार राज्यों के नामों में परिवर्तन भी कर सकती है, साथ ही सरकार राज्यों की सीमा में भी, जी हाँ, राज्यों की सीमा में भी परिवर्तन करने का अधिकार राज्यों को होता है। राज्य की सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये जितने भी चेंजेस हैं वो किसके तहत किए जाते हैं, आर्टिकल 3 के तहत ही यहाँ पर किए जाते हैं। तो कभी भी सरकार अगर नए राज्य का निर्माण करना चाहती है तो नए राज्यों का जो निर्माण है वो आर्टिकल 3 के तहत, इसके तहत बहुत सारे राज्य, बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बनाया गया, आंध्र प्रदेश से तोड़कर तेलंगाना का बनाया गया। अभी 2 जून 2014 सबसे लेटेस्ट राज्य हमारा हो रहा है। इसलिए किसी भी राज्य का निर्माण हो सकता है तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके होगा, आर्टिकल 3 का प्रयोग करके सरकार किसी भी राज्य का यहाँ पर क्या कर सकती है, निर्माण यहाँ पर कर सकती है। तो इसी प्रकार 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति की किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पूर्व अनुमति की यहाँ पर क्या पड़ती है, आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही राज्यों के नामों में यहाँ पर क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए अब आखिरी आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब आर्टिकल 4 बहुत छोटा सा है, इससे जुड़ा एक विवाद खाली आपको याद रखना है, केवल नाम याद रखना है, विवाद से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बात है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा। अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4, तो ये हमारा भाग नंबर 1 का आखिरी आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल संख्या 4। अब आर्टिकल 4 में बताया गया है कि जब भी सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो है, वो जब भी आर्टिकल 2 अर्थात जब किसी क्षेत्र को भारत मिलाएगी, वह आर्टिकल 3 का क्या करेगी, जब प्रयोग करेगी, 3 का प्रयोग करेगी, तो इस सारे मैटर को संविधान संशोधन के दायरे से बाहर रखा गया है। जी हाँ, इन सभी को संविधान संशोधन, और आप सभी जब आगे पढ़ेंगे तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो ये जो पूरी विधि है, आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो 368 के तहत क्या रखा जाएगा, इससे बाहर रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। मतलब इसमें संविधान संशोधन का नंबर नहीं दिया जाएगा। अपवाद सिक्किम स्पेशल राज्य था, इसलिए हम इसको शामिल करने के लिए संशोधन का नंबर दिया। माना जब भी मध्य प्रदेश से तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया, कोई संविधान संशोधन का नंबर नहीं दिया गया। किसी भी राज्य को निर्माण के लिए संविधान संशोधन का नंबर नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस कहीं से बाहर होती है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से उसको पूरे तरीके से ही क्या रखा जाता है, बाहर यहाँ पर रखा जाता है। अब इससे एक विवाद बड़ा फेमस है, इस विवाद का खाली आप नाम याद रखिएगा, बेरुवाड़ी विवाद। जी हाँ, जो बेरुवाड़ी वाद है उसका संबंध आर्टिकल 4 से ही है, जो 1900 कब का है, 60 का है। तो आर्टिकल 4 से कौन सा विवाद यहाँ पर संबंधित है, तो बेरुवाड़ी वाद यहाँ पर काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। विवाद के जड़ में जाने की आपको जरूरत नहीं। किसा क्षेत्र हुआ करता था, बंगाल में पड़ता था बेरुवाड़ी, जो कि क्षेत्र विभाजन के समय कहाँ आ चुका था, भारत में आ चुका था। बाद में हमने संविधान संशोधन किया और इस क्षेत्र को वापस से किसको सौंप दिया, बंगाल को यहाँ पर क्या कर दिया था, हमने सौंप दिया था। उसी क्षेत्र को हमने क्या कहा था, बेरुवाड़ी वाद का यहाँ पर नाम दिया था। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका 4। तो आर्टिकल 3 में हम नए राज्यों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में बोला गया कि जब 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो इसको संविधान संशोधन के दायरे से कहां रखा जाएगा, बाहर यहाँ पर रखा जाएगा। तो आई होप आपको आर्टिकल चारों के चारों समझ में आए होंगे। आर्टिकल नंबर 1 में हमको नाम दिया गया भारत, दैट इज इंडिया, और उसी में हमको हमारी प्रवृत्ति बताएगी कि भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। अच्छा एक बात, ये जो संघीय व्यवस्था का प्रावधान है ये हम कौन से देश के संविधान से लेकर आए हैं, तो ये कनाडा के संविधान से यहाँ पर लिया गया। जी हाँ, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो पूरी संघीय व्यवस्था है, भारत अविनाशी राज्यों का भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य मतलब राज्यों का विनाश हो सकता है। छत्तीसगढ़ कल नहीं था, आज हो सकता है छत्तीसगढ़ को तोड़ के 2 राज्य और बना दिए, छत्तीसगढ़ भी नहीं रहेगा आपका इसमें। लेकिन राज्य कल नहीं था, आज हो सकता है कल ना हो, लेकिन देश पहले भी था, देश आज भी हो, देश कल भी रहेगा। इसी को बोला गया कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और ये पूरी व्यवस्था हम कौन से देश के संविधान से लेकर आए, कनाडा के संविधान से यहाँ पर लेकर आए। चलिए अब हम ये सब पढ़ते हैं कि भारत में आखिर राज्य बनने की शुरुआत किस प्रकार होती है। एक सेकंड मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर वीडियो बंद हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। चलिए वीडियो हमारी बराबर चल रही है, हमने 4 आर्टिकल के बारे में चर्चा करी। अब हम ये पढ़ेंगे कि भारत में आखिर राज्य बनने की शुरुआत जो है वो किस प्रकार यहाँ पर की गई। अब राज्यों के निर्माण के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण यहाँ पर किया गया, कई सारी समितियां यहाँ पर बनाई गई थी। उन समितियों को भी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था पॉलिटी मेरा खुद का एक फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं पॉलिटी आपको बहुत डीप में पढ़ूंगा। और पॉलिटी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में बहुत मजा आता है। इसके अंदर बहुत सारे से कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको समझाने में काफी मजा आता है। और मुझे कठिन चीज पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है एज कंपेयर टू
स्टैटिक चीजें कि ये चीज तो ये है, ये चीज तो वो है, उससे कठिन चीजें पढ़ाने में बहुत मजा आता है। और यही एक असली टीचर की क्या होती है, आपका पहचान होती है। चलिए अब हम आर्टिकल खत्म करने के बाद आगे बढ़ते हैं भारत में राज्यों का निर्माण। अब थोड़ा ध्यान समझिए, कंडीशन में बता रहा हूं आपको 1947 से लगाकर 1956 तक के बीच में क्या हुआ करता था, इसके बीच की अपन बात करेंगे। अब जैसे अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो उस समय की जो भारत की स्थिति थी, उस समय भारत में 4 राज्यों का निर्माण किया गया था। जी हाँ, उन समय भारत में 4 राज्य थे। ए राज्य थे, बी राज्य थे, सी राज्य थे और कौन से राज्य थे, डी। पूरे भारत को केवल 4 जोन में या कह लीजिए 4 क्षेत्रों में यहाँ पर क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। अच्छा, ए क्षेत्र में वो क्षेत्र, ए में वो क्षेत्र शामिल था जो ब्रिटिश रियासतें थी। जी हाँ, जहां पर ब्रिटिश रियासतों का मतलब ब्रिटिश प्रांत का क्या हुआ करता था, प्रत्यक्ष शासन था। और इसी कौन सी रियासतें थी, आपका बड़ी बड़ी रियासतें थी। वहीं बी क्षेत्र में ब्रिटिश प्रांत का अप्रत्यक्ष शासन था, ऐसे क्षेत्रों को यहां पर शामिल किया गया था। सी में जो छोटी मोटी रियासतें थी उनको बी में यहां पर शामिल किया गया। और डी में हमसे दूर स्थित क्षेत्रों को यहां पर रखा गया। हमसे दूर स्थित क्षेत्रों में 2 क्षेत्र शामिल थे। एक क्षेत्र हुआ करता था अंडमान तथा निकोबार और दूसरा क्षेत्र हुआ करता था कौन सा, आपका लक्षद्वीप। तो अंडमान और लक्षद्वीप को कहां रखा गया, डी क्षेत्र में रखा गया। इसका मतलब भारत को केवल कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में यहां पर बांटा गया था। अब जैसे ही 1957 ये जब 4 भागों में बांटा गया, संविधान जब लागू हो गया तो लोगों ने मांग करना शुरू किया राज्यों के निर्माण के लिए। अब राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो लोगों ने समितियां, सरकार ने कुछ समितियों का निर्माण यहां पर शुरू किया। जैसे कि राज्यों के निर्माण हेतु समितियां, हम हेडिंग डालते हैं राज्यों के निर्माण हेतु किस चीज का निर्माण किया गया था, सरकार ने कई सारी समितियां यहां पर बनाई थी। अभी इन समितियों में जो सबसे पहली समिति आती है, सरकार ने अपने ही लोगों को मिलाकर एक समिति का निर्माण किया था, इसका नाम था जेवीपी समिति। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1949 में बनने वाली सबसे पहली समिति, सबसे पहले जेवीपी समिति का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये नाम काफी एग्जाम में पूछा गया है, नाम आपको पता भी होना चाहिए। अब जेवीपी में जो जे है वो डिनोट करता है किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को बताता है। वी बताता है वल्लभ भाई पटेल को और पी बताता है पट्टाभी सीतारामैया को। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने मिलाकर एक समिति का निर्माण किया। अब ये समिति बनाई इसलिए गई थी ताकि लोगों की मांगों को क्या कर सके, अपन देख सके कि लोग मांग क्यों कर रहे हैं। लेकिन लोगों जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, इस समिति ने जब भी अपनी रिपोर्ट पेश करी तो समिति ने कहा कि भारत में कभी भी राज्यों का निर्माण, भारत में राज्यों का जो निर्माण है वो भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। निर्माण भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि भारत में बहुत विविधताएं हैं, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अगर हम हर भाषा के अकॉर्डिंग राज्य का निर्माण करेंगे तो भारत के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और भारत में बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिटी आ जाएगी, जिसको मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये बात किसके कहने थी, जवाहरलाल नेहरू जी की कहने की थी। इसलिए उन्होंने एक बात से तो मना कर दिया कि हम कभी भी भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे। तो ये जो समिति बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट पेश करी और इसने साफ मना कर दिया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेकंड समिति बनेगी जिसका नाम रखा गया एस.के. धर आयोग। जी हाँ, एस.के. धर आयोग का भी यही काम हुआ करता था। इसको भी लोगों ने बहुत मांग करी कि चलो सरकार तो अपनी समिति बनाती है, किसी और व्यवस्थित आदमी को समिति, तो फिर एस.के. धर आयोग। अच्छा, ये एस.के. धर साहब जो थे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे। ये एस.के. धर साहब इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन से जज थे, रिटायर्ड जज थे। जी हाँ, अब रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इनको भी काम यही सौंपा गया था कि भैया आपको देश में लोगों के राज्यों की मांग उठ रही है, उस मांग को आपको देखना है, उस हिसाब से राज्यों का निर्माण करना है। एस.के. धर आयोग साहब ने भी कहा था कि भारत में राज्यों के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। इस हिसाब से भारत में बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। एक बात और बताता हूं मैं आपको, एस.के. धर आयोग जो जब भाषा के आधार पर बनाने जब मना कर दिया गया था, उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम हुआ करता था पोट्टी श्री रामुलु। जी हाँ, पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु जो इस बात से बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने लिए तेलुगु भाषियों के लिए, क्योंकि वो खुद कौन सी भाषा बोलते हैं, तेलुगु, तो तेलुगु भाषा के लिए उन्होंने अपने राज्य की मांग, अलग राज्य की मांग रख दी। अब दिक्कत यही है, राज्य की मांग रख दी। अब दिक्कत यह है कि सरकार ने पहले ही मना किया कि हम राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे, और ये भैया पोट्टी श्री रामुलु जी जो हैं वो अनशन पर बैठ गए। उनको अपने भाषा के लिए ही क्या चाहिए, इनको तमिल वालों के साथ में रहना ही था। तमिल वालों से अलग एक राज्य की मांग करने लगे। अब वो राज्य क्या, तेलुगु भाषा के लिए करने लगे। अब ये बैठ गए अनशन के ऊपर।
अब ये जैसे जैसे अनशन इनका आगे बढ़ा, इनसे लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई, बहुत भयंकर लोग जुड़ने लग गए इनसे आमकर। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ने लगा, बहुत लोगों की भीड़ जुड़ने लगी। और इन्होंने अनशन भी किया था आमरण अनशन। जी हाँ, आमरण का मतलब होता है या तो मेरी बात मान लो या फिर मैं मरने तक अनशन करूंगा। आमरण 56 दिनों का अनशन किया लगातार। 56 दिनों के अनशन के बाद 56 दिनों के अनशन के बाद पोटी श्री रामानुजू जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। अब दिक्कत ये कि 56 दिनों में इन्होंने अपना बहुत सारे लोगों का समूह इकट्ठा कर लिया था। जितने भी तेलुगु भाषी तो इनसे क्या कर चुके थे, जुड़ चुके थे, क्योंकि कोई आदमी इनके लिए 56 दिनों से भूखा है। जैसे याद कीजिए अभी अभी जब सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था उस समय भी सोनम वांगचुक से काफी लोग जुड़े थे। 25 दिनों का अनशन बहुत होता है, सोचिए 56 दिनों का अनशन किसे कहा जाता है। और 56 दिनों के अनशन के बाद पोटी श्री रामानुजू की मौत हो गई। अब जैसे उनकी मौत हुई, जितना भी क्राउड था, जितना भी लोग था, ये सब लोगों ने दंगा मचा दिया वहां पे। पूरे क्षेत्र में स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, खराब। सरकार को स्थिति को संभालने के लिए तुरंत आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर, ना चाहते हुए भी भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण करवाया गया और उस राज्य का नाम रखा गया क्या, आंध्र प्रदेश यहां पर रखा गया। जी हां, तो भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य बना था। तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश कौन सी भाषा के लोगों के लिए निर्माण किया गया था, तेलुगु भाषा के लोगों के लिए यहां पर क्या किया गया था, निर्माण यहां पर किया गया था। आई होप आपको ये सारा जो सिनेरियो है वो समझ में आया होगा। अब सरकार का जिस बात का डर था वही डर सरकार के सामने आ गया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्य बने, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर। अब जैसे आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, सभी राज्यों से मांग उठना शुरू हुई। सभी गुजराती बोल रहे हैं गुजरात बनाओ, मराठी बोल रहे हैं महाराष्ट्र बनाओ, कन्नड़ वाले बोल रहे हैं हमारा राज्य बनाओ, सारे के सारे अपने राज्यों की मांग करने लगे। अब सरकार को जिस बात का डर था वही सरकार सामने आ गया। अब सरकार ने इसीलिए एक समिति का निर्माण किया। फाइनली आखिरी समिति यहां पर बनी राज्यों के निर्माण के लिए, और जिस समिति का निर्माण किया गया उसे कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। जी हाँ, इसे राज्य पुनर्गठन आयोग का यहां पर नाम दिया गया, जो बनाई गई थी 1953 में। अब इसको कहा गया कि भैया आपको भारत में जितने भी राज्यों की मांग चल रही है वो राज्यों की मांग के आधार पर राज्यों का निर्माण करना है। अब राज्य पुनर्गठन ने अपना काम करना शुरू किया। राज्य पुनर्गठन ने अपना काम शुरू किया। उसके पहले यहाँ पर 3 टोटल मिला के सदस्य थे, जो नाम काफी ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए, अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके टोटल मिला के 3 सदस्य थे। तीनों के सदस्य के नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर याद होने चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर फजल अली साहब, डॉक्टर फजल अली जी इसके क्या हुआ करते थे, पहले सदस्य थे, और यही इसके क्या भी थे, अध्यक्ष भी थे। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी राज्य पुनर्गठन आयोग को एक और नाम फजल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है मन में इस आयोग को, क्योंकि हमेशा आयोग का नाम उसके अध्यक्ष के नाम पर ही ज्यादा फेमस होता है, ज्यादा रखा जाता है। इसलिए फजल अली जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। दूसरा के.एम. पणिक्कर साहब हुआ करते थे। दूसरा के.एम. पणिक्कर साहब इसके क्या थे, दूसरे सदस्य थे। और तीसरे सदस्य मिलेंगे हृदय लाल कुंजरू। जी हाँ, हृदय लाल कुंजरू जी इसके क्या हो जाएंगे, तीसरे सदस्य। तो टोटल मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग में या फजल आयोग में कितने सदस्य हुआ करते थे, 3 सदस्य यहाँ पर हुआ करते थे। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया और रिपोर्ट में 1956 में पेश करी। इनकी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने कहा कि भारत में 16 तो क्या बन जाने चाहिए, राज्य बन जाने चाहिए, और भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन यहां पर किया जाना चाहिए। सरकार इस बात को ठीक मानने को तैयार हो चुकी थी कि हाँ, भारत में लगभग इतने राज्य तो हम बना सकते हैं। अब सरकार ने इनकी बात मानी, और सरकार ने बात मानकर, इनकी पूरी बात भी ऐसी कैसी नहीं मानी गई, इनकी बात को मानकर 1 नवंबर, जी हाँ 1 नवंबर 1956 को सरकार ने फजल आयोग की रिपोर्ट का लागू किया, और भारत में 14 राज्य, जी हाँ जो रिपोर्ट दी गई थी सेम एज इट इज नहीं मानी गई, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहां पर क्या किया गया, निर्माण किया गया। और सरकार को अब एबीसीडी का कॉन्सेप्ट था, एबीसीडी कॉन्सेप्ट को खत्म करना था, सरकार को संविधान में क्या करना पड़ गया, संशोधन करना पड़ गया। तो सरकार ने किया 7वां संविधान संशोधन। जी हाँ, सरकार ने 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें संशोधन 1956 के तहत भारत में कितने राज्य बना दिए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। और अब भारत में उस समय कितने बन चुके थे, 14, जिनकी संख्या आज बढ़कर कितनी हो चुकी है, 28, और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है,
8 यहाँ पर प्रदेश हो गए। अब सभी राज्यों को क्या करेंगे, आर्टिकल 3 के तहत तोड़ा जाएगा और अलग अलग राज्यों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में होगी। अब मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये 14 से राज्य 28 कैसे बने, मतलब कौन सा राज्य किससे टूटा है, कब टूटा है, उसकी स्थापना दिवस क्या है, स्थापना ईयर क्या है। ये काफी क्वेश्चन स्टैटिक के पोर्शन में आ सकता है, तो मैं एक वीडियो सेपरेटली इसी चीज बनूंगा कि कौन से राज्य से कौन सा राज्य टूटकर क्या हुआ, अलग हुआ, उसका स्थापना दिवस क्या है। ठीक है, तो ये हुआ भाग नंबर 1। आई होप आपको चारों आर्टिकल और भारत में राज्य बनने की शुरुआत हुई, राज्यों से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी यहाँ पर थी, काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आई होगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए, देखिए पूरा गला सूख चुका है, लगातार मैं बोल रहा हूँ, बिना पानी बिना कुछ के पंखे, बिना पंखे के, क्योंकि पंखा ऑन करते हैं तो इसमें माइक में आवाज आता है बहुत तेज आपका, इसलिए इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप इतनी तो हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।